मोदी जी जो है मनुस्मृति को मानते हैं, आरएसएस मनुस्मृति को मानती है। मनुस्मृति कहती है कि किसी भी दलित को, अछूत को किसी भी धार्मिक काम में भाग नहीं लेना चाहिए। मनुस्मृति के हिसाब से एक तो विधवाएं, दूसरा वो आदिवासी हैं और तीसरा महिलाएं। देश का प्रशासन, देश पर नियंत्रण मोदी जी का है प्रधानमंत्री के रूप में। राष्ट्रपति जो है D0 है, नाम के लिए है, इसलिए जिस आदमी का नाम के लिए है उसको क्यों बुलाएं। ऐसा नहीं है कि कोई शादी में फूफा रूठा हुआ है उसको बुलाने के चले गए, भाई तुम फूफा जी अपना गुस्सा थूक दो और चलो। राष्ट्रपति की एक भूमिका है, उसका एक अहमियत है। जो बकरा होता है ना, वो पहले बड़ा मैं करता है, फिर जब वो मर जाता है फिर उसकी तांत से जो है वो जो बनती है धुन, जैसे रुई धुनते हैं, तो वो बोलता है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। राष्ट्रपति एक तरह से उपराष्ट्रपति के रूप में इस सदन का भी मालिक है, उसको चलाता है, उसका एक अभिन्न अंग है। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। एक दिन की छुट्टी के बाद फिर हम आप लोगों के सामने हैं। बात करेंगे फिर से नए संसद भवन यानी कि सेंट्रल विस्टा की। रविंद्र सर ने जो 2 से 3 दिन पहले जो बात कही थी कि राष्ट्रपति जी को इसलिए नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि वो आदिवासी हैं, दलित समुदाय से आती हैं, और दूसरी बात एक तरह से इन्होंने कहा था कि वो महिला विरोधी भी हैं। वही बात अब तमाम विपक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी क्या कुछ होना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से इस मुद्दा बना रहा विपक्ष कि महिला होने के नाते राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा रहा, या आदिवासी होने के चलते राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जा रहा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी सरप्राइज देना चाहते हैं। सर ऐसा तो नहीं मोदी जी सरप्राइज देते हैं अचानक कि बुला लें सबको? नहीं, देखिए, राष्ट्रपति को बुलाने का एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है, और जो लोग देश के संविधान के बारे में जानते हैं, देश के राजतंत्र और लोकतंत्र के परिवर्तन को और उसके अंतर को जानते हैं, और वो लोग ये भी जानते हैं कि राजकाज कैसे चलता है, वो सब लोग जानते हैं कि शासन को करने का एक तरीका है। और आप जैसे कह रहे हैं कि वो अचानक जो है राष्ट्रपति को बुला सकते हैं मोदी जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस समारोह का जो आयोजन है वो बहुत पहले हो चुका है, निमंत्रण पत्र बंट चुके हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कोई शादी में फूफा रूठा हुआ है उसको बुलाने के चले गए, भाई तुम फूफा जी अपना गुस्सा थूक दो और चलो। राष्ट्रपति की एक भूमिका है, उसका एक अहमियत है, और भारत के संविधान में उसको एक सर्वोच्च पद दिया गया है। भारत के संविधान में जो पहला अनुच्छेद 52 है, जिसका मैं जिक्र लगातार कर रहा हूँ, उसमें कहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ये पहला अनुच्छेद है। इसके बाद दूसरा अनुच्छेद है कि वो सारी कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, वो संसद का अभिन्न अंग है। यानी संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलकर बनती है, और उसी से देश का कार्य चलता है। अगर देश की लोकसभा भंग हो जाए तब भी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, वो हमेशा 2 साल उसके मेंबर बदलते रहते हैं, और वो सतत हमेशा रहने वाला एक मंच है जहाँ पर कि संसद की विधायिका शक्तियाँ निहित रहती हैं, और उसको स्वीकृति राष्ट्रपति देता है। इसीलिए 6 साल का होता है। इसीलिए 6 साल के मेंबर का सदस्य होता है। 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं, यानी उसके 2/3 सदस्य हमेशा सदन में मौजूद रहेंगे, और इसलिए सदन कभी भंग नहीं हो सकता। और राष्ट्रपति इसी के माध्यम से, क्योंकि राष्ट्रपति इसका भी प्रमुख है, क्योंकि जो राज्यसभा होती है इसका जो सभापति होता है उसको हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, और उपराष्ट्रपति के ऊपर कौन है? राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति एक तरह से उपराष्ट्रपति के रूप में इस सदन का भी मालिक है, उसको चलाता है, उसका एक अभिन्न अंग है। एक बात और है कि जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि वो भारत की सर्वोच्च सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। यानी कि तीनों जो हमारी सेनाएं हैं, थल, जल और नभ, तीनों का जो सर्वोच्च कमांडर वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति एक तरह से अलंकारिक पद नहीं है, ये कोई टिटलर हेड नहीं है प्रतीकात्मक कि राष्ट्रपति जो है बैठा हुआ है। और उसके बारे में ये बात जरूर कहते हैं लोग कि वो जो है रबड़ स्टैंप की तरह है, जब चाहे गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल करती है। और आज के राष्ट्रपति के बारे में तो आप समझ लीजिए, जैसे ये है, ये हिलता रहता है, ऐसे राष्ट्रपति रहेगा उसी जगह, हिलता डुलता रहेगा, अपनी जगह से हिल नहीं सकता। मोदी जी ने आज के समय के राष्ट्रपति की स्थिति ऐसी कर दी है। अब सवाल ये है आपका और मेरा कि भाई राष्ट्रपति को इन्होंने क्यों नहीं बुलाया। तो मैं हिटलर की जीवन कथा पढ़ रहा था, तो उसमें एक बड़ा दिलचस्प जिक्र आता है, क्योंकि मोदी जी के कारनामे, आरएसएस के कारनामे हिटलर और मुसोलिनी की जो की हुई हरकतें हैं उनसे बहुत मिलते हैं। सारा इनका प्रेरणा स्रोत जो है वो हिटलर और मुसोलिनी है। आरएसएस का पूरा संगठन जो है हिटलर और मुसोलिनी की जो विचारधारा है
जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, जिस तरह उन्होंने काम किया, उस तरह से चलती है। तो फिलहाल यहाँ पर कौन सी चीज़ आपको मेल खाती हुई नजर आ रही है? मेल खाती है लगी कि हिटलर जो है 27 फरवरी 1933 को जर्मनी का चांसलर बना, और चांसलर बनने के 4 हफ्ते के भीतर उसकी जो संसद थी, जिसे रिक्सटैग ब्रांड कहते हैं, उसमें आग लग गई। और उसमें आग लगा दी, और आग लगने के बाद जब वो पूरी नष्ट हो गई तो हिटलर ने नई संसद का निर्माण किया और उसका उद्घाटन किया। तो एक हादसा भी तो हो सकता है ना सर? हादसा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ चीज़ें मिलती हैं कि हिटलर ने जब नई संसद भवन का उद्घाटन किया तो उसके बाद उसने क्या किया, उस संसद को भंग कर दिया। बोला अभी संसद की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद उसने कहा सारी शक्तियाँ मेरे पास आ गई हैं। अब हिंदुस्तान के संविधान में मोदी जी ये घोषणा कर सकते हैं सारी शक्तियां मेरे पास आ गई हैं, लेकिन उनकी राह में 2 बड़े रोड़े हैं। एक रोड़ा तो उपराष्ट्रपति है और एक रोड़ा राष्ट्रपति है। तो इसीलिए वो जो है जानबूझकर राष्ट्रपति के पद का अवमूल्यन कर रहे हैं। उनके बहुत सारे चमचे अब ये कह रहे हैं कि देश का जो प्रतीकात्मक हेड है वो तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन जिसके हाथ में ताकत है वो जो है प्रधानमंत्री होता है। तो अब सवाल ये करने लगे हैं कि डी ज्यूरे और डी फैक्टो 2 शब्द आते हैं, हम कानून की किताब में भी पढ़ते हैं, जीवन में भी पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति तो वास्तव में मुख्यमंत्री होता है, हाँ। और एक व्यक्ति नाम का मुख्यमंत्री होता है लेकिन वास्तव में ताकत किसी और के पास होती है। तो आज के समय में लोग कहने लगे हैं देश का शासन, देश का प्रशासन, देश पर नियंत्रण मोदी जी का है प्रधानमंत्री के रूप में। राष्ट्रपति जो है डी ज्यूरे है, नाम के लिए है, इसलिए जिस आदमी का नाम के लिए उसको क्यों बुलाएं। तो मोदी जी ने जो है राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए हिटलर की जो आत्मकथा है माई कैम्प, उससे जरूर प्रेरणा ली है। और जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने उस समय की जो रिक्सटैग ब्रांड, जो वहाँ की बर्लिन में जर्मनी की संसद थी, पहले वो उसका उन्होंने आग लगाई, फिर नई संसद भवन बनाई, और संसद भवन बनाने के बाद उस संसद को बिल्कुल तरह से नकार दिया, और उसमें कभी फिर हिटलर नहीं गया। उसने फिर अपना जो बंकर में से अपना वो बना रखा था महल, वहाँ से वो राज करता था, और वहाँ से उसने विश्व युद्ध किया। उसके बाद वहीं पर उसने अपनी आत्महत्या की, और उसके बाद जो है अब जो लोग ये जो इतिहास पढ़ते हैं जर्मनी के लोग, वहाँ के लोग अब हिटलर से इतनी नफरत करते हैं कि अपने बच्चे का नाम जो है एडोल्फ हिटलर नहीं रखते, ना एडोल्फ रखते ना हिटलर रखते। अब जो बात मैंने कही थी 2 दिन पहले कि मोदी जी जो है मनुस्मृति को मानते हैं, आरएसएस मनुस्मृति को मानती है। मनुस्मृति कहती है कि किसी भी दलित को, अछूत को किसी भी धार्मिक काम में भाग नहीं लेना चाहिए, उसको रोक लगी हुई है। तो उस समय जो पहले हमारे रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति थे, जिनके समय में इस नए संसद परिसर का भूमि पूजन किया गया, उसकी आधारशिला रखी गई, तब भी उन्होंने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था, क्योंकि वो राष्ट्रपति जो थे दलित थे, अनुसूचित जाति के थे, और अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति को उन्होंने नहीं बुलाया। एक सवाल मीडिया ये कह रहा है कि जब बिहार की विधानसभा का उद्घाटन हुआ तो सोनिया गांधी जी को बुलाया गया था, वो तो कहीं की राष्ट्रपति नहीं थी, कहीं की मुख्यमंत्री नहीं थी, फिर तो यहाँ पर अगर नहीं बुलाया जा रहा तो क्या हुआ? ऐसा है, अगर हम ये जो बात ये लोग ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, हाँ। तो या तो कहेंगे हम कांग्रेस का अपना आदर्श मानते हैं, पहली बात तो। अच्छा। और दूसरी बात, सोनिया गांधी ने कोई उद्घाटन नहीं किया। सोनिया गांधी की आधारशिला या उद्घाटन नहीं जी, ये सब फर्जी बातें करते रहते हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। हमेशा जो पदस्थ व्यक्ति होता है, अगर वो किसी पद पर है तब करता है उसका उद्घाटन। ये कह रहे हैं कि किसी गवर्नर को नहीं बुलाया जाता, बात दरअसल ये थी। तो गवर्नर को नहीं बुलाया, तो मोदी जी ने जब खुद गुजरात में अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, अपना नया भवन बनाया, जी। तब इन्होंने किसी को नहीं बुलाया, खुद ही अपना उद्घाटन किया इन्होंने। तो मोदी जी तो आप समझिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर वो किसी शादी में जाते हैं तो कहते हैं कि घोड़े पे दूल्हा जो है वो मैं होना चाहिए, और अगर किसी शव यात्रा में जाएंगे तो कहेंगे कि जो शव पे जो लेटा हुआ आदमी है वो मोदी होना चाहिए, और अगर किसी बच्चे के जन्मदिन पे भी चले गए तो कहेंगे बच्चे की जगह मेरा ही नामकरण होना चाहिए। तो एक तरह से इनके अंदर अतिवादी एक महत्वाकांक्षा है कि जो भी कुछ हो मेरे नाम पर ही होना चाहिए, और इसीलिए अब छपास का ज़्यादा, छपास का नहीं, एक बीमारी होती है ये। अच्छा। ये एक बीमारी होती है, एक आदमी के अंदर जो है हीन भावना इतनी भर जाती है कि वो चाहता है कि हर जगह मैं ही मैं, मैं ही मैं। तो हम एक सूफी जो गाना गाते हैं उसमें एक बड़ा आता है कि जो बकरा होता है ना, वो पहले बड़ा मैं करता है,
फिर जब वो मर जाता है फिर उसकी तांत से जो है वो जो बनती है धुन, जैसे रुई धुनते हैं, तो वो बोलता है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, फिर वो अपना मैं भूल जाता है। तो मोदी जी जो है अभी तो मैं कर रहे हैं, फिर थोड़ी बाद ये बोलेंगे तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो अब जो मैं बात कह रहा था कि द्रौपदी मुर्मू को ये क्यों नहीं बुला रहे। द्रौपदी मुर्मू में जो अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो 3 ऐब हैं मनुस्मृति के हिसाब से। एक तो विधवा है, दूसरा वो आदिवासी हैं, और तीसरा महिला है। ये ऐब कहाँ से? एक तरह से ये तो मनुस्मृति में, अच्छा, मनुस्मृति में जिन लोगों पे रोक लगी है वो ये लगी है कि किसी भी समारोह में विधवा को नहीं बुलाना, किसी भी समारोह में किसी आदिवासी को सरकार नहीं बुलाएगी, दूर रखो अपने धर्म कर्म के काम में। और तीसरा वो महिला है, मैंने बताया क्योंकि महिला विरोधी हैं। अभी इनके जो भूतपूर्व जो सचिव हैं नृपेंद्र मिश्रा, उनका बयान आया जब 2000 के नोट पर रोक लगी, तो उन्होंने कहा मोदी जी को तो ये नोट पहले दिन से ही पसंद नहीं था, इसकी शक्ल भी पसंद नहीं थी, इसका रंग भी पसंद नहीं था। तो जब मैंने उनका बयान पढ़ा तो मैंने कहा कि मोदी जी को तो जो जसोदा बहन है वो भी पहले दिन पसंद नहीं थी, तो उन्होंने जसोदा बहन को भी त्याग दिया और 2000 के नोट को भी त्याग दिया। तो मोदी जी को जो चीज़ पसंद नहीं आती वो त्याग देते हैं। अब जो सवाल है कि सरकार चलाने वाला प्रधानमंत्री की पसंद नापसंद कुछ नहीं होती, एक सामूहिक फैसला होता है। अगर मुझे हो सकता है चाय पसंद ना हो, मुझे हो सकता है शराब पीना पसंद ना हो, मुझे हो सकता है मांस खाना पसंद ना हो, लेकिन मैं वो सब पे नहीं ला सकता। आपको जब सरकार चलानी है तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इससे देश का नुकसान होगा, नफ़ा होगा, लोगों का जीवन इससे सुखी होगा या दुखी होगा। अगर सरकार इन चीज़ों पे नहीं चलती और एक व्यक्ति की विम्स और फैंसीज पे चलती है, उसकी पसंद और नापसंद पे चलती है, या उसके मन में कुछ आया, यानी जैसे मोहम्मद शाह तुगलक था तो उसको क्या कहते हैं कि एक भिस्ती को उसके टाइम में एक दिन का बादशाह बनाया गया। तो भिस्ती के पास वजीर गया, बोला उस दिन जो काम था वो ये था कि भाई कौन से नोट बनाए जाएं, कौन से सिक्के ढाले जाएं। तो उसने भिस्ती ने सीधा कह दिया कि जी ऐसा है, अगर उसने कहा जी हमें मेटल चाहिए, धातु चाहिए जिससे ये नोट ये जो सिक्के ढाले जाएं। तो भिस्ती था, जब उससे पूछा जनाब बादशाह जनाब किस रंग के किस चीज़ के सिक्के ढाले जाएं, किससे ढाले जाएं। और भिस्ती ने कहा चमड़े के सिक्के चला दो। चमड़े के सिक्के चलाने में क्या हार्ज है, क्योंकि उसे चमड़े का ही पसंद था। तो इस तरह की बातें जो है विम्स और फैंसी जो है मोदी जी करते हैं। तो इतिहास में इनका नाम जो है मोहम्मद शाह तुगलक की तरह हमेशा याद किया जाएगा। तुगलकाबाद दिल्ली में बना हुआ है, मोदी जी को एक बार वहाँ जाना कैसे कर लग देंगे? ये तो तुगलक मुगल तुगल सबसे नफरत करते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन सीख तो आप किसी से भी ले सकते हो। गधे से भी आदमी सीख ले सकता है। अच्छा, कि भाई ये गधा जो है ये तो उनका बड़ा फेमस डायलॉग था। तो गधे को तो वो पसंद करते ही, गधा तो उनका गुरु है, तो गुरु से तो शिक्षा ले लें कम से कम। तो इसलिए जो है आज के समय में जो ये संसद भवन का जो उद्घाटन होना है और जिसको 19 राजनीतिक दलों ने कहा है कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, इसकी बात जो है जनता तक पहुंचाएंगे। तो जनता तक 2 बात पहुंच गई हैं। पहली बात पहुंच गई है कि रामनाथ कोविंद जो थे वो अनुसूचित जाति के थे, इसलिए मोदी जी ने उनको नहीं बुलाया। और द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक आदिवासी महिला है, तो उन्होंने उसको नहीं बुलाया। जबकि मज़े की बात यह है कि जब द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हो रहा था तब मोदी जी ये दिखा रहे थे कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और उसमें आदिवासी महिला का सम्मान कर रहा हूं। लेकिन आप देखिए उनकी हर हरकत से चलता है कि आदिवासी महिला का वो अपमान कर रहे हैं, आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। और ये बात नहीं कि आदिवासियों को नहीं पता, पूरे कर्नाटक में जो चुनाव हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदिवासी प्रतिनिधि जीता नहीं है, किसी भी आदिवासी ने इनको वोट नहीं दिया। इसी तरह जो अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे वहाँ आदिवासी प्रमुख है, झारखंड आदिवासी प्रमुख है, तो उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वो इसीलिए नहीं है कि आदिवासियों को पता है कि आदिवासियों से नफरत करते हैं और आदिवासियों का सबसे ज़्यादा पतन, सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी के राज में हो रहा है तो मोदी जी के राज में हो रहा है। क्योंकि मोदी जी उनके जिसे कहते हैं जड़, जंगल और ज़मीन तीनों को छीन कर अडानी अंबानी को देने में लगे हुए हैं और वो इस बात को जानते हैं, उनका विरोध है। और अब जो चुनाव होंगे छत्तीसगढ़ के, उसका जो नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया है, भारत के संविधान का अपमान किया है। और राहुल गांधी ने जिस ढंग से ये बात उठाई
तो मुझे कई बार एक पुरानी एक कहानी याद आती है कि राहुल गांधी एक ऐसा आदमी है, जब भी मोदी जी अपनी खीर बनाते हैं ना तो उसमें वो जो है शक्कर की जगह राहुल गांधी जगह नमक डाल देता है, तो सारी खीर जो है नमकीन बन जाती है और खाने लायक नहीं रहती। तो इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो एक कदम उठाया है कि इस संसद भवन के उद्घाटन को अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं करती तो सारा विपक्ष उसका विरोध करेगा, उसका बायकॉट करेगा। मैं कहता हूं कि देश के हर नागरिक को इसका बायकॉट करना चाहिए और 28 मई को जिस दिन इस संसद भवन का उद्घाटन हो, हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में अपना विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहनकर रहना चाहिए, ताकि सड़क पे चलता हुआ आदमी भी बता सके कि मैं काले कपड़े पहनकर अपने राष्ट्रपति के अपमान को विरोध अपना दर्ज करा रहा हूं, और ये एक मुहिम देश भर में चलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि आखिर क्या वजह है कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। अभी जब तक उद्घाटन नहीं हो जाता हम लगातार इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे रविंद्र सर से और बाकी और लोगों से। आप लोग हिंदू देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड के साथ।